हो गया है, अगर संभव है तो शुरू कर दीजिए। यस सर, गो हेड सर। नमस्कार, मैं धर्मा रावत, इको क्लब और IQAC श्यामलाल महाविद्यालय सांधे की ओर से आज के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध आलोचक एवं व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल सर, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार सर, IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुमार प्रशांत सर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। पर्यावरण आज के समय का बहुत ज्वलंत विषय है और हमारे महाविद्यालय का इको क्लब इससे संबंधित कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करता रहा है, किंतु आज का कार्यक्रम विशिष्ट है। वह इसलिए कि आज हम अपने इको क्लब के लोगो और इको क्लब के नाम का भी अनावरण करने जा रहे हैं। हरीश नवल सर से आग्रह करती हूँ और अपने प्राचार्य से भी कि वो हमारे इको क्लब के लोगों का और नामकरण का अनावरण करें। मनीष करवार सर। जी, बहुत बहुत अभिनंदन इको क्लब का, और बहुत सुंदर लग रहा है जो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है आपका लोगो। हो गया, बहुत सुंदर लगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। धर्मा, इस लोगो को बनाने में जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए उनके नाम ले दो। जी, जैसे कि आपने देखा, आज से हमारा इको क्लब अंकुर नाम से जाना जाएगा। आप जो ये लोगो इको क्लब का यह लोगो देख रहे हैं, यह हमारे इको क्लब के सदस्यों कॉमर्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर मनु उमेश सर और इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोहर सर परिकल्पना की उपज है। इसके लिए इनका विशेष धन्यवाद। और इको क्लब का नामकरण इको क्लब के हम सभी सदस्यों ने मिलकर किया है। अब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय रमेश कुमार सर से आग्रह करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सबको हौसला अफजाई करें। प्रिंसिपल सर। धन्यवाद धर्मा रावत मैम, और स्क्रीन पे दर्शन देने वाले सभी साथी हमारे अनिल साहब, धर्मा जी, प्रमोद जी, मनु भाई और इको क्लब की संयोजिका सुनीता जी, और आज के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण और मुख्य वक्ता ICCR के आए अतिथि हमारे हरीश नवल जी, जिनके बारे में भी हमें संक्षिप्त परिचय दिया गया। वो आलोचक भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं, पत्रिका के संपादक भी हैं और भारतीय सांस्कृतिक परिषद से संबंधित भी हैं। सर, आप जैसे बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति, साहित्यकार और पर्यावरण पे पैनी नज़र रखने वाले आलोचक बहुत बिरले मिलते हैं, और आपने अपना समय निकाला, हमारे महाविद्यालय को अपना बहुमूल्य समय दिया, और आज आपने विशेषकर हमारे पर्यावरण को देखने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले, इसका प्रोत्साहन करने वाले, इस परंपरा को बढ़ाने वाले जो इको क्लब था, उसका एक बहुत अच्छा सा आपने एक नाम दिया, अंकुर। लोगों का भी आपने कल्पना की। सर, मैं अपने कॉलेज की तरफ से, इको क्लब की तरफ से, IQAC के तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर, और चाहूँगा कि अंकुर जो आपने आज लगाया है
ये अंकुरित हो, पुष्पित हो, प्लवित हो और ये बहुत एक सही मुकाम तक पहुंचे, ताकि आपका ये दिया हुआ नाम आगे रोशन होता रहे, जिसके बारे में आप भी जानते रहेंगे, आपको भी खुशी होगी, हम भी इससे जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सुनीता सक्सेना जी बहुत बढ़िया से हमारी योग क्लब को देख रही हैं, और इसमें हम हर साल कुछ सफलता के नए पादान पे पहुंचते हैं। इसके लिए मैं संजू जी का, डॉक्टर सुनीता सक्सेना का व्यक्तिगत तौर पे और संस्थागत तौर पे भी उनको बधाई देना चाहूँगा कि कार्यक्रम करते रहें और इसी तरह से, इसी निष्ठा और लगन से, अमिनत से जो क्लब को देखते रहें। उसका नाम जो भी हो, लेकिन काम मोर और लेस वही रहेगा। अब सर, मैं कोई ना तो पर्यावरणविद हूँ, ना साहित्यकार हूँ, और न ही आपकी तरह प्रतिभावान आलोचक और व्यंग्यकार हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत समझ में आता है, क्योंकि आज का विषय आपने दिया गंगा की लहरों पर दीप। हरीश नवल सर कल भी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे 75वें वर्ष में कि गंगा हमारी मिशन है, गंगा राग रग रग में गंगा। अब रग रग में गंगा है कि राग में गंगा है, तो आप जैसे व्यंग्यकार ही बेहतर इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। मैं जितने दिन से पर्यावरण और अन्य जितने भी सामाजिक आंदोलन है उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला है, जुड़ा भी रहा हूँ। मैं गांधीयन भी हूँ, गांधी संस्थाओं के साथ भी मेरे संबंध हैं, उस निगाह से भी मैं चीज़ों को देखता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्यावरण आंदोलन, बल्कि पूरा सामाजिक आंदोलन, चाहे नारी का आंदोलन हो, चाहे बचपन बचाओ का आंदोलन हो, चाहे वो दहेज का आंदोलन हो, चाहे वो नर्मदा बचाओ पर्यावरण का आंदोलन हो, टिहरी बचाओ आंदोलन हो, या चिपको हो, चाहे ये गंगा मिशन ही हो। गंगा एक्शन कमेटी पहले भी बनी थी, नमामि गंगे भी बने, गंगा सफाई योजना भी बना, लेकिन जितनी योजनाएं बनती जा रही है, सरकार भी बना रही है, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग भी बना रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, एनजीओ भी चला रहे हैं, और कई लोग भी चला रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पर्यावरण से जो जुड़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सब उसमें अपवाद हैं, सिंसियर भी हैं, लगन से करने वाले, ईमानदारी से करने वाले भी लोग हैं, निष्ठा से भी जुड़े लोग हैं। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन दुखी जरूर हूँ कि जहाँ जहाँ आंदोलन को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो पीड़ा होती है। ये जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, जो सरकार से हट के सामाजिक सरकार रखने वाले चला रहे हैं या एनजीओ चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ईमानदारी का अभाव देखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोग आंदोलन को पैशन नहीं रख करके एक प्रोफेशन बना रहे हैं, लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, इसका व्यवसायीकरण हो गया है, ये एक कैरियर हो गया लोगों का। कुछ लोगों ने आंदोलन को कैरियर बना लिया है, ये मेरा कैरियर है, इससे रोजी रोटी को जोड़ लिया उन्होंने, और इसके वजह से आज सामाजिक आंदोलन को, इस पर्यावरण के आंदोलन को, चाहे
नर्मदा टीरो चिपको हो, जो भी किसान का हो, मजदूर का आंदोलन भी हो, ये जो आंदोलन है, शायद ये आंदोलन को लोग कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, जिससे कमाई कर रहे हैं, रोजी रोटी बना रहे हैं, और इससे हम जहां पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। ये कोई दुख की बात नहीं है, हम भटक रहे हैं बस। तो ये भटकाव सभी आंदोलन के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। मैं भी अपने लेवल से कुछ प्रयास, छोटा ही प्रयास सही करता हूं, लेकिन आप सर, आपका कैनवास बड़ा है, ऑरा बड़ा है। मैं, आप काउंसिल से भी जुड़े हुए हैं, तो मेरी एक चिंता है, और उसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं आप लोग, और आप लोगों के जो जिस जगह पे बैठे हैं वहां से अगर थोड़ी नज़र फेर दें तो शायद इसमें सुधार की गुंजाइश बन जाए, क्योंकि ये बहुत चिंता की विषय है। गंगा की बात करते हैं, तो गंगा की तो हालत देख रहे हैं। इतने प्रयास के बाद, इतने प्रयास और इतने खर्चे के बाद भी गंगा गंदी होती चली जा रही है, औद्योगिक मलबे भी इसी में जा रहे हैं। अभी तो लाश भी बहा दिए गए, और जहां भी शमशान घाट पे जाते हैं देखते हैं लोग गंगा पे लाश जा रहे हैं, उसमें लकड़ी जले हुए डाल रहे हैं, कहीं तो बिना जले लाश ही बहा दे रहे हैं। और पानी की, जहां तक पानी का जो संबंध है, जल संरक्षण, जल जीवन, एक बहुत बड़ी समस्या है, और जल का कोई विकल्प नहीं है। एक बूंद जल कोई बना नहीं सकता, एक बूंद भी जल कोई बना नहीं सकता, कोई फैक्ट्री जल नहीं बना सकता, और जल बेचने का धंधा चल रहा है। कंपनियां जल बेच रही हैं। अब तो घर घर में, हर मोहल्ले नुक्कड़ में एक आदमी बोरिंग लगा के पानी निकाल रहा है, पानी को कैन में भर के बेच रहा है। जो उस पानी का वो एक बूंद नहीं बनाता, उस पानी को बेच बेच के वो लखपति और करोड़पति बन रहा है। पानी निकाला, 5 रुपए में पानी आता है, कैन भरा, उस कैन को 25 रुपए बेच दिया, और घर घर में लोग पानी ले रहे हैं, क्योंकि जो पानी उनके पास आ रहा है वो शायद उनके लिए संतोषजनक नहीं है, पीने लायक नहीं है। ये पानी का व्यापार, स्वच्छ जल की समस्या, ये जो पानी का व्यापार हो रहा है, उसको कौन सी नदी, गंगा हो या जमुना हो, जितनी नदियां, यहां तक कि समुद्र भी इस समस्या का समाधान नहीं दे सकता। गांधी जी ने सही कहा था कि हमारी जो प्रकृति है, आपकी आवश्यकता तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन आपका लालच को पूरा नहीं कर सकता। अभी जो रेस है, बाकी चीजों को छोड़ देता हूँ, हवा के लिए भी रेस है, तो हवा भी नहीं मिल रहा, लेकिन पानी जो है, जो जल के लिए जो जीवन है, जिसको हम रोज जल कहते हैं, जल नहीं मिल रहा है सर। जल संरक्षण के लिए नारा लगता है, नीतियां बनती है, कागज पे बनती है, कागज पे समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं इस पूरे बुद्धिजीवी समाज से मेरी विनम्र विनती है, इस पे सोचें और कुछ इस पे एक सीरियस मंथन करके कुछ ऐसे विचार लेकर आए जिससे इसका कुछ समाधान निकल के आए। समस्याओं पर चर्चा करना ही हमारी ड्यूटी नहीं है, उनके लिए कुछ समाधान लेकर आए, उस समाधान पे चर्चा हो, समाधान कितना सही है, कितना गलत, बात की बात है, लेकिन कुछ समाधान लेके हम आए। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और संचालक महोदय से आग्रह करना चाहूँगा वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और एक बार
मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हरीश नवल जी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं और विनम्र नमस्कार पेश करना चाहता हूं। धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया और कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं जी सर, ताकि मैं और लोगों की बात सुन सकूं और कुछ समझ सकूं और संभव हो तो सीख सकूं। धन्यवाद धर्मा जी। धन्यवाद सर। आप हमेशा हमारे कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समय से समय निकालते रहे हैं और हमें विश्वास है कि सर आगे भी आप इसी तरह से हमारे अनुरोध को स्वीकार करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आज के कार्यक्रम के केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है गंगा की लहरों पर द्वीप और विषय पर बोलने के लिए हमने सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार और आलोचक डॉक्टर हरीश नवल सर से आग्रह किया था। सर की व्यस्तता से हम सभी परिचित हैं, लेकिन विद्यार्थियों का अपने शिक्षक पर विशेष हक होता है। आज जो हमारा श्यामलाल सांधे का हिंदी विभाग है, उसमें से अधिकांश अध्यापक हरीश नवल सर के विद्यार्थी रहे हैं। सर हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे और वहाँ बीए में डॉक्टर अनिल राय सर, डॉक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी सर और स्वयं मैं उनके विद्यार्थी रहे। हिंदी विभाग कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में सर एमए की कक्षाएं भी लेते थे। वहाँ हमारे हिंदी विभाग के कई अन्य शिक्षक साथी भी उनके विद्यार्थी रहे। इसलिए सर के लिए हमारे आग्रह को अस्वीकार करना अत्यंत कठिन था और आज वे हमारे बीच उपस्थित हैं। सर की उपलब्धियां इतनी विस्तृत हैं कि उनका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करना लंबे समय की मांग करता है। इसलिए मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में हरीश नवल सर का परिचय आपके सामने रख रही हूँ। सर का जन्म आजादी के वर्ष यानी 1947 ईस्वी में पंजाब में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, हिंदू कॉलेज और अन्य कॉलेजों में लगभग 41 वर्षों तक हिंदी साहित्य पढ़ाया है। वे कई विदेशी विश्वविद्यालयों में भी विजिटिंग व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किए जाते रहे हैं। सर की रचनात्मक उपलब्धियां विपुल हैं। 11 व्यंग्य संग्रह, 4 आलोचना ग्रंथ, 3 उपन्यास के अतिरिक्त उनके निबंध संग्रह, संस्करण, मीडिया ग्रंथ आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। सर के व्यंग्य साहित्य पर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 13 शोध कार्य हो चुके हैं। कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी व्यंग्य रचनाएं भी शामिल की जाती रही हैं। सर प्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे के साहित्य परामर्शदाता और सुपरिचित टीवी चैनल एनडीटीवी के हिंदी कार्यक्रम सलाहकार और आईसीसीआर भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गगनांचल के संपादक भी रह चुके हैं। हरीश नवल सर को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रीय युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, राष्ट्रीय व्यंग्यश्री सम्मान, साहित्य शलाका सम्मान मास्को, विश्वारोही शलाका सम्मान न्यूयॉर्क, बालकन जी बारी इंटरनेशनल सम्मान अमेरिका, सृजन सम्मान संयुक्त अरब अमीरात आदि लगभग 25 पुरस्कारों से सर सम्मानित किए जा चुके हैं। सर को अभी 2 दिन पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जापान से हिंदी के सेनानी सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा गया था। आज के दौर में यदि हरीश नवल सर को हिंदी का प्रहरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर अब तक 49 देशों में हुए हिंदी सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किए जा चुके हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं उन्हें आज के विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नवल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मा रावत। मैं तो भाव विभोर हो गया कि तुमने मेरी अच्छी खोज खबर ली और 41 साल का इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय दिया तथा जो परसों सम्मान मिला उसका भी उल्लेख कर दिया।
सचमुच तुम धर्मा ही हो। और तुमने मुझे याद दिलाया कि प्रिय अनिल राय, डॉक्टर प्रमोद, वो भी आपके साथ हैं। और आप तीनों ही बहुत उत्कृष्ट विद्यार्थी रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपके विद्यार्थी आपसे बहुत प्रसन्न रहते होंगे, यह मैं जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल महोदय ने जो कहा वो बहुत ही विचारणीय और बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रिंसिपलों के व्याख्यान कम होते हैं, ज़्यादातर औपचारिक होते हैं, किंतु जिस ढंग से डॉक्टर रमेश जी ने अपनी बात को रखा और संक्षेप में उन्होंने जिन 2 मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से बहुत सारे मुद्दे और निकलते हैं। एक तो जिन्होंने कहा कि आंदोलन को पैशन नहीं फैशन माना जा रहा है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय प्राचार्य महोदय आपने की कि सचमुच वो पैशन कम है और फैशन ज़्यादा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे इंडियन नेशनल ग्रीन मूवमेंट में काम करने का मौका मिला, मुझे भारत के वनराई में काम करने का मौका मिला, और ग्रीन मूवमेंट ऑफ इंडिया और गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी मैं जुड़ा रहा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पैशन कम है और फैशन के तहत इसका चलन हो रहा है, जो कि दुर्भाग्य ही है, क्योंकि पैशन के बिना कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात जो आपने जल को लेकर के कही, गंगा के माध्यम से, यमुना के माध्यम से जल बेचने का जो धंधा चल निकला है, और इन्होंने ठीक बताया। हम मसूरी में, हमारा समर फ्लैट था, तो जब मसूरी में जाते थे गर्मियों में, तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो तब ये होता है कि पानी के टैंकर्स मंगवाए जाते हैं। तो कहा जाता था कि पानी के टैंकर्स बहुत शुद्ध पानी भरकर ला रहे हैं। लेकिन एक दिन मैं और मेरे साथी हम सुबह सुबह घूमने गए, तो हमने देखा कि मसूरी से नीचे की तरफ लगभग 3 किलोमीटर नीचे एक सोता बह रहा था, और उसमें जैसा भी पानी आ रहा था वो टैंकर उसी से भर रहे थे, और हमें बताते थे कि हम देहरादून से पानी लेकर आते हैं, जो वहां से कई किलोमीटर दूर है, बहुत घंटे लगते हैं, और वही पानी लोग पी रहे थे। तो इन्होंने, ये जो धंधा जब बनता है तो धंधे में वो बेईमानी को व्यापार कह दिया जाता है, ये बहुत शोचनीय अवस्था हो गई है। तो ये जो बात डॉक्टर रमेश जी ने कही थी, ये मानसिक प्रदूषण है। क्या है कि जो मैंने आपको कहा कि गंगा की लहरों पर दीप, इस गंगा की लहरों की दीप में हमारे दोनों तरह के पर्यावरण की बात है। जो प्रदूषण से मुक्ति की बात है वो मानसिक भी है, और जो हम सामाजिक प्रदूषण देख रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं, उससे भी बचने की बात है। तो आंतरिक और बाह्य पर्यावरण, ये इसमें से ध्वनित होता है। आपने देखा होगा कि जब आप गंगा पे जाते हैं तो शाम को जब आरती होती है, या बनारस में आप देखते हैं जब आरती होती है, तब नदी में, गंगा नदी में दोनों पर जो दोने होते हैं, पत्तों के बनाए होते हैं, उनके ऊपर फूल और दीपक जला कर के रखे जाते हैं, और वो लहरों के साथ साथ तैरते चले जाते हैं बहाव के साथ। और ये हम नहीं जानते कि वो पर्यावरण को कितना शुद्ध कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप घर में देखते हैं कि घर में माँ तुलसी के नीचे जब दीपक जलाती है, तो उसकी दीपक की उष्णता और जो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं उस पौधे में से, वो कितने कृमियों को नष्ट करती है, कितनी हवा को शुद्ध कर देती है, जिसके लिए हम बाजार से बहुत से उपकरण खरीद कर लाते हैं कि इससे हवा शुद्ध होगी। ये पिछले दिनों जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था और बार बार आता था कि हवा कितनी खराब है, तो उसके आंकड़े आते थे, तब उस समय ये व्यापार बहुत चला कि बहुत से ऐसे यंत्र आए कि जो कि 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के थे, कि एक कमरे में लगा दीजिएगा और इससे वहाँ की हवा शुद्ध हो जाएगी। तो ये जो हमारा पर्यावरण की मानसिकता है, ये हम जो बाहर भी दूषित हवा खा रहे हैं, और जो हमारी दूषित सोच है, जिसकी तरफ बहुत अच्छा संकेत किया रमेश जी ने, तो मैं एक तो उन्हें साधुवाद देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात की, और मुझे पता चल गया कि मुझे अपना वक्तव्य कहाँ से आरंभ करना है। ऐसा होता है ना, जब कोई क्लू मिल जाता है तब उसके साथ फिर आप चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपको एक सुनाना चाहूंगा, मैं तो नहीं, जापान की एक कहावत है, जापान की एक छोटी सी कविता है, और उसका मैं भावानुवाद आपको बताता हूँ। ये बहुत छोटा सा, ये 2 ही लाइनें हैं
कि जिसका अर्थ ये है कि यदि मेरे पास 2 रुपए हैं, मैं 1 रुपए से रोटी खरीदूंगा और 1 रुपए से खरीदूंगा गुलाब। उन्हें सुनिए, यदि मेरे पास 2 रुपए हैं, मैं 1 रुपए से रोटी खरीदूंगा और 1 रुपए से खरीदूंगा गुलाब। रोटी मुझे जीवन देगी और गुलाब देगा जीने का उद्देश्य। तो ये जो ना, जहाँ रोटी है, रोटी कमाना, और एक तरफ गुलाब का होना, तो ये जो गुलाब और रोटी है हमारे जीवन के 2 विशेष अंग हैं। इनमें से हमने गुलाब को त्याग दिया है और रोटी की तरफ भाग रहे हैं। और जैसी रोटी हम खाते हैं उसमें हम कितना प्रदूषण पाते हैं ये आपसे छिपा नहीं है। जिस जंक फूड की बात होती है, जिसके बड़े बड़े केंद्र खुल गए हैं जहाँ से आप ऑनलाइन काफ़ी कुछ मंगवा सकते हैं। हम जब पुस्तक खरीदने जाते हैं, बच्चों कहते हैं पुस्तक खरीदो, तो कहा जाता है पुस्तक बड़ी महंगी है जी सर, ये 250 रुपए की किताब है, 150 रुपए की किताब है। लेकिन जब आइसक्रीम खरीदते हैं तो 150 रुपए की आइसक्रीम में कभी आइसक्रीम वाले से नहीं कहा होगा कि भैया तुम्हारी आइसक्रीम बड़ी महंगी है। 250 रुपए का पिज्जा खाया होगा तो कभी उससे शिकायत नहीं की होगी, बल्कि ऊपर से 50 रुपए टिप के और दिए होंगे। और किताब खरीदते समय टिप नहीं ली होगी, उसे कहा भैया डिस्काउंट दे, है ना, हम फलाने कॉलेज से आए हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये है मानसिक प्रदूषण। ये जो जुड़ा हुआ है दोनों चीजों से, रोटी से और गुलाब से। तो ये जो गंगा की लहरें हैं, जो गंगा की लहरों पर दीप चल रहा है, गंगा हमारी आस्था है ना, गंगा हमारा विश्वास है। आपको पता है कि गंगा आस्था क्यों है? दुनिया में इतनी सारी नदियां हैं, भारत में भी इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन फिर भी गंगा गंगा क्यों है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ कि सबसे शुद्ध पानी किस नदी का है भारत में? तो उन्होंने कहा यमुना का। तो अकबर ने सोचा कि आज तो बीरबल जी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए, कि उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों, गंगा का है। कहते जी नहीं, वो तो जल है, अमृत है, पानी नहीं है। तो जहां जल अमृत की मान्यता हो एक नदी के पानी को, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जैसी हमारी भाषाएं हमारी माँ होती हैं, ऐसे ही हमारी नदियां हमारी माँ होती हैं, हमारे वृक्ष हमारी माँ होते हैं। उस माँ के समान जो हमारा पालन पोषण करती है। हम कितने नन्हे तत्व के रूप में अवतरित हुए थे, आप सोचिए, और हम कितने इतने बड़े हो गए, इतना शरीर हमने पा लिया। तो ये किसने हमारा सबसे अधिक पालन पोषण किया? माँ ने, हमारी जननी ने किया, हमारे पालनकर्ता ने किया, हमें पढ़ाने वाले ने किया, हमारी नदियों ने किया, हमारे वृक्षों ने किया। तो प्रकृति और जो मनुष्य है, इन दोनों ने मिलकर के हमको बड़ा किया। तो ये इन दोनों, इसमें गंगा के वक्ष पर जो दीप है, तो दीप जो है वो बाह्य वातावरण का सूचक है, जिसको कि वो शुद्ध करता चल रहा है। और जो गंगा है वो आंतरिक पर्यावरण का सूचक है, जो अंतर मन को शुद्ध करती है। कहते हैं ना कि गंगा में आप डुबकी लगाइए तो सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए लोग खूब पाप करते हैं और गंगा में डुबकी लगाए जाते हैं। इस पर ये धर्मा जरूर कहेगी, मुझे मालूम है। तो गंगा के किनारे ही गाँव रहती है भाई ये धर्मा। तो ये जो संबंध है पुरुष और प्रकृति का, आपको तो ध्यान होगा, श्रीमद् भागवत में 13वें अध्याय में पुरुष और प्रकृति से संबंधित कुछ श्लोक हैं। तो एक श्लोक में जहां उन्होंने कहा है कि पुरुष प्रकृतिस्थो भुंगते प्रकृति जा गुणान, तो उसके अनुसार प्रकृति में टिका हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का उपभोग करता है। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये आप समझ रहे होंगे कि प्रकृति में टिका हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का उपभोग करता है। तो हमें जो कुछ मिल रहा है, जो हम पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो उस जलवायु से हो रहे हैं, जल से और वायु से, उस अग्नि से जो सूर्य से आ रही है, उस धरती से जिस पर हम चल रहे हैं। यानी ये जो हमारे प्रकृति के 5 विशिष्ट तत्व हैं, जो आप भली भांति जानते हैं, भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इनसे ही तो हमारा निर्माण हुआ है। स्पेस आजकल जो सबसे अच्छी थ्योरी है साहित्य में भी, समाज में भी, वो टाइम एंड स्पेस की है। तो ये जो स्पेस है, आकाश हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमें क्या कुछ नहीं देता। ये जो हमारा बात कर पा रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? आकाश से कर रहे हैं। ये सारी जो आकाश, जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो मैग्नेटिक वेव्स आकाश से नीचे केंद्रित कर रही हैं।
नहीं तो इतनी जल्दी वेव्स जो मैं बोल रहा हूँ ये अमेरिका में भी ऐसे इसी समय सुना जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सुना जा रहा है, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक वेव है आइंस्टाइन ने जिसकी खोज की थी उससे पता चल गया जो जो 3 लाख किलोमीटर चलती हैं 1 घंटे में, कि कितनी जल्दी वो धरती से आकाश में जाती हैं और फिर वहां से विभिन्न स्थलों पर चली जाती हैं जहां से उनको मॉनिटर किया जाता है। जैसे आप श्यामलाल कॉलेज से कर रहे हैं और कितने 60-70 आत्माएं इससे जुड़ी हुई हैं, अपने अपने घरों में सब बैठे हैं, कार्यालय में बैठे हैं और सबके पास पहुंच रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये पांचों के पांचों, तो इन्हीं तत्वों की जो शुद्धता है, जो इनका आपसी सामंजस्य है और जो इनकी परिस्थिति परक इकोलॉजिकल बैलेंस, जो आपका जो आपका क्लब कह रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस निर्धारित करना, ये ना जो परिस्थिति परक विज्ञान जिसे आप बोलते हैं, तो ये इन्हीं तत्वों की शुद्धता है और एक दूसरे की अनिवार्यता है और ये पर्यावरण है। अब इसका बिगड़ना और इसका सुधरना हमारे ऊपर है। हमने पर्यावरण को कितना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा कि आज देखिए 1.5 साल हो गया हमें लॉकडाउन की स्थिति में है और दुनिया के अधिकांश देशों को इस महामारी ने जकड़ रखा है, जिसका मूल कारण क्या है? पर्यावरण का बिगाड़। अब चाहे वो चीन की उस मार्केट से आया हो जहाँ कहते हैं चमगादड़ के मांस से आया, और भले ही ये कहीं भी किसी और दूषित स्थान से आया हो, किसी दूषित तत्व से आया हो, किंतु ये आया कैसे? ये कि हमने इन तत्वों का ध्यान नहीं रखा, तो पर्यावरण के साथ हम छेड़छाड़ करते रहे। दिल्ली में एक समय था कि जब देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब सड़कें ऐसे लगता था बड़ी खुली खुली हैं, इतवार के दिन हम वहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते थे। हम साइकिल पर जाते थे और साइकिल से हम 12-12, 13-13 किलोमीटर बड़े आराम से चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे, आ जाते थे। आज जब आप पैदल चलते हैं तो आपको डर लगता है कोई कार ना आ जाए, अगर पटरी होती नहीं है, क्योंकि पटरियां तो कोई भी सरकार बदलती रहती है, अपनी पटरियां बनाती नहीं है। किसी पटरी पर कोई पेड़ उगा हुआ है, कहीं पर डिपो बना हुआ है, कहीं उसके ऊपर मैन होल पर ढक्कन ही नहीं है, तो आप इतना बच के चलेंगे, है ना? तो ये जो प्रदूषित व्यवस्थाएं हैं जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, जो दूषित व्यवस्थाएं हैं आकाश से जुड़ी हुई हैं, जल से जुड़ी हुई हैं और हमारी अग्नि से जुड़ी हुई हैं, इन सब के कारण क्या होता है कि जब पर्यावरण बिगड़ता है तो मानव समाज पर तो दूषित प्रभाव होता ही है और हमारे सब पर होता है, हमारे इंडिविजुअल्स पर भी। तो एक सामूहिक और इंडिविजुअल सब रहता है, और जब पर्यावरण ठीक होता है तो हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध करता है। जब हम किसी बहुत साफ सुथरी जगह में होते हैं, किसी हिल स्टेशन पर होते हैं, किसी समुद्र के किनारे होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, जहाँ स्वच्छता अधिक हो, प्रकृति ज्यादा हमें सक्षम रूप में दिखाई दे रही हो, हरियाली हो, वनराई हो, तब अब देखिए हमारा मन अपने आप गाने लग जाता है, हम गुनगुनाने लगते हैं। आपको याद होगा जब आप पिकनिक पर जाते हो तो पिकनिक में जब आपको किसी ऐसे स्पॉट पे लेके जाया जाता है तो वहां आप जाते ही गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? ये पर्यावरण हमें हमारे मन और तन के साथ साथ चलता है। देखिए एक बात जो पहले तो मैं इस बात को कहना मेरा धर्म था, धर्मा जी, जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि आपने अंकुर नाम बहुत अच्छा रखा अपने इको क्लब का, कि अंकुर में सब कुछ है। तो एक कैसी अजीब सी बात है कि एक अंकुर में पूरी सृष्टि व्याप्त है, चाहे वो मानव के लिए अंकुर हो और चाहे वह अंकुर किसी वनस्पति के लिए हो। तो ये सारा है। अभी आप में से गुड़िया नाम की बालिका या अध्यापिका उन्होंने लिखा है कि हम आपको देखना चाहते हैं। गुड़िया जी, मुश्किल मेरी है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं दिखाऊं। आज मैंने कपड़े भी ठीक पहन लिए बड़े दिनों बाद, बाल भी काट लिए अच्छी तरह से कि भाई धर्मा ने बुलाया है। सर हम भी आपको देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज में इतना जादू है, मैं वो व्यक्तित्व भी देखना चाहूंगी। और सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक सुबह की घटना है, मेरे एक साथी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि हरीश नवल वही हैं जो एक बार आपने शायद डीयू के किसी रिसर्च इसमें किसी प्रोग्राम में भाग दिया है, लेक्चर दिया है आरसी प्रोग्राम में। तो मैंने कहा पता नहीं वो है कि नहीं, मैं नहीं जानती इतना साक्षर। तो कहती अरे वो तो बहुत हैंडसम है, तो उनको तो मैं जरूर देखने के लिए उपस्थित होंगी। तो ये हमारी बहुत, और आपकी आवाज में सर बहुत जादू है। तो सर अगर हो सके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो तो वो अलग एक बात होगी। सुनीता जी, मैंने बहुत कोशिश की
और मैंने, आप सोचिए, आप मेरी पत्नी को फोन करके पूछिए, मैंने जो पहन रखा था, मैंने कहा नहीं ये नहीं पहनना, धर्मा रावत ने बुलाया है भाई, तो जरा ठीक ढंग से चलो। और बड़ी कंगी वंगी करी, और बड़ा अब क्या बताऊं आपको। सुनीता चलिए सर, कोई नहीं, जी, अगली बार सर ये हाँ त्रुटि नहीं होगी। सर बस। हरीश सर नमस्कार। अरे मैं भी राजीव, दृष्टा कर रहा हूँ बीच में। कैसे राजीव भाई? बस आशीर्वाद है सर। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हरीश सर का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है और बड़ा स्नेह रहा है। और हमेशा ये मेहमान बन के भी कभी हमारे पास आए, और आज मैं इतना खुश हूं कि आप मेरे कॉलेज में मेहमान बन के आए हैं, और इसीलिए मैं अपनी क्लास 15 मिनट पहले खत्म करके ये ज्वाइन किया है सर। राजीव, कभी किसी दिन बुलाओगे ना तो कॉलेज आऊंगा ना, आराम से मिलूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी को बता दूं कि हरीश सर का स्नेह 94 से मुझे मिला है, जब मैं अरविंदो कॉलेज में पढ़ता था। और जब मैंने नौकरी शुरू की केशव महाविद्यालय में, तब भी जो है सर का आशीर्वाद चिंदा सर से मिलने आते थे, और ये 4 साल बाद मुझे पहचान गए। अरे राजीव चिंता की से बात। बोला भाई ये लड़का आपको कह रहा कहीं देखा है। मैं नाम याद नहीं कर पाया, ये कहते हैं यार अरविंदो में हाँ मैंने हाँ, देखा था इस बच्चे को। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बहुत और बहुत। फिर हिंदू कॉलेज में मैं एक बार गया हूँ और एक बार इनसे काम पड़ा, और इतना इन्होंने मेरा काम करवाया। और वैसे तो फेसबुक के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं, पर आज बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत स्वागत आपका। नहीं, नहीं, और मैं हर बात का समर्थन करता हूँ जो सब लोगों ने कहा कि जो आपकी वाणी है और जो आपकी बातें और जो लिखते हैं आप भी, और सुधा जी भी, मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग करती हैं, और आप दोनों इतना बढ़िया लिखते हैं, और देश विदेश में आपके बच्चे भी हैं, तो बड़ा साधुवाद आपके परिवार को सर, बड़ा जी, साधुवाद। तो स्वीट ऑफ यू। और मुझे दीप्ति जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरे साथ एक मेरी क्लासमेट होती थी, और हम लोग उनसे बातें किया करते थे दीप्ति जी की। अच्छा, चलो, जी तो अब आएंगी तो मैं तो मिलवा दूंगा उनसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, जैसे उन्होंने दीप्ति की बात की, तो दीप्ति मूलतः जो है वो पेंटर हैं, और अच्छा उन्होंने भी बॉम्बे से, बम्बई से, कि बम्बई में प्रदूषण अधिक है, तो वहाँ की बजाय उनका वहाँ भी घर है, दिल्ली में भी एक घर है, और यहाँ से हटके वो कुल्लू मनाली के बीच में एक गांव के पास चली गई और वहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया। अच्छा अच्छा। क्यों? ये उदाहरण है उस पर्यावरण की शुद्धता की कसौटी का, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना कमर्शियल एंगल छोड़ के मुंबई जैसे बड़े शहर से अपना सब कुछ छोड़ करके एक ऐसी छोटी जगह पर बैठता है जहाँ का पर्यावरण बहुत शुद्ध है। और वो यही कहती है कि मैं यहाँ इतनी खुश हूँ, और वहाँ मैं त्रस्त रहती थी आवाज से, रोशनी से, दूषित पानी से, सब जगह। बस आप उसी को सुधारते रहो, पर्यावरण को। यहाँ पर तो पर्यावरण आपको सुधार रहा है। तो यही बात जो मैं कह रहा था कि आंतरिक और बाह्य पर्यावरण की जहाँ एक रस्ता हो जाए, एक रूपता हो जाए, तो वहाँ जीवन का आनंद ही आनंद है। मैं आपको बताऊंगा, जो आपने बात की राजीव ने, तो उस पर मुझे आ गया। देखिए, जब हम ये सोचते हैं ना कि ये हमारे पर्यावरण के बिगाड़ के कारण क्या हैं, तो आपने भी सोचे होंगे। मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको पहले से मालूम है, मैं केवल आपको याद दिलाऊंगा और दोहराऊंगा। देखिए, सबसे मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण, जिसके कारण कोई अभिनेत्री मुंबई छोड़कर के कुल्लू के पास चली जाती हैं। जब आप शहर को छोड़ के गांव चले जाते हैं, अभी आपके अध्यापक गए ना अपने गांव में, फेसबुक पर देते हैं रोज, क्या नाम है प्रोफेसर साहब का, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे ना, अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो आजकल वो गांव में है, तो फेसबुक पर देते हैं फोटो कि देखिए बड़े दिनों बाद यहाँ की बैठक कर रहा हूँ, और यहाँ कितने हवा में बैठा हूँ मैं, बड़े गोपेश्वर सिंह सर, गोपेश्वर सिंह, प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह। गोपेश्वर जी, है ना, आप गोपेश्वर जी का, यस। तो जी सर। प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी, उन्होंने, अब वो दिल्ली में चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, जैसे उनका इतना बड़ा स्थान बन चुका था, किंतु उन्होंने वही वहां जा, क्यों? अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें शांति चाहिए, है? तो शांति जो है वो सुविधाओं में नहीं है, सुख जो है वो सुविधाओं में छुपा हुआ नहीं है, सुख कहीं और है। कभी कभी कईयों को नींद की गोलियां खाने से भी नींद अच्छी तरह नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे रिक्शा वाला रिक्शा के हैंडल पर सिर रख करके और अपनी कमर गद्दी पर टिका करके और पैर जहां लोग बैठते हैं वहां रख करके सो रहा है। इतना ट्रैफिक, इतना शोर है, पोल्यूशन है, और पता नहीं कैसे बैलेंस बना रहा है, सोते सोते इसका बैलेंस बन रहा है। हाँ, नीरज मिश्र जी, धन्यवाद। बीच बीच में कुछ बच्चे, आप सभी लोग मेरे लिए बच्चे ही हैं, तो
टीचर भी और स्टूडेंट भी, तो अच्छा लगता। तो ये शहरीकरण कि ये जो अर्बनाइजेशन जो होती है ना, शहर की तरफ जब लोग भागते हैं, ये, और दूसरी बात क्या है, वो भी शहर से जुड़ी हुई है। ये शहर और गांव के किनारे पर ज्यादातर होती है औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण। अब देखिए, जो हमारे दिल्ली के आसपास एक नहीं 550 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन ज्यादातर में जो पानी अब आ रहा है वो प्रदूषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबके पास फैक्ट्रियां खुल गई। तो जो फैक्ट्रियों का जो रासायनिक द्रव्य है वो जब मिलता है, वही आकर के यमुना में मिलता है। तो यमुना को डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, प्रिंसिपल महोदय, आप उसको कितना ही साफ करते रहो, वो साफ हो नहीं पाएगी। देखिए, जब आप बचपन में हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि एक तालाब है, उसमें एक सुराख है जिसमें से पानी आता है, और उसमें एक सुराख है जिसमें से पानी जाता है। तो अगर जिसमें से पानी जा रहा है वो सुराख बड़ा है, और जो जिसमें पानी आ रहा है वो कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो अभी पूरा भरेगा भी नहीं कि फिर निकल जाएगा, पूरा भरेगा भी नहीं फिर निकल जाएगा। इसीलिए यमुना पर्यावरण का एक दौरा, तब धर्मा हमारी विद्यार्थी नहीं थी, उससे पहले की बात है, अनुपम मिश्र जो एक बड़े पर्यावरणविद थे हमारे देश के, उनको हमने बुलाया था। वो भी हिंदू वाइट थे, हिंदू कॉलेज से पढ़े हुए थे, हमारे साथ संस्कृत ऑनर्स करते थे। उनको बुलाया, उनकी किताब है आज भी खरे हैं तालाब। ये किताब आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है, इतनी पसंद की जाती पूरी दुनिया में, आज भी खरे हैं तालाब। तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हरीश भाई, साहित्यिक प्रोग्राम आप बहुत करते हो, लेकिन पर्यावरण भी साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो इनको यमुना दिखाओ। तो हम यमुना की उन जगह पर गए जहाँ की यमुना ने प्रदूषित होना शुरू कर दिया था। ये बात आज से कोई 28-30 साल पहले की है, और प्रदूषित हो रही थी यमुना, धीरे धीरे और आगे खिसक रही थी, और औद्योगिकरण के कारण उसमें बहुत मुश्किलें आ रही थी। बाद में जो रिपोर्ट्स बनाई, उसके बाद शमशान घाट ठीक बनाया गया, बच्चों की व्यवस्था की गई, किंतु वही बात थी कि पानी की निकासी वाली नाली जो थी वो ज्यादा बड़ी थी और अच्छी वाली कम थी, वही होता रहा। अच्छा, और एक चीज होती है कि पर्यावरण का बिगाड़ कब होता है? जब प्राकृतिक संतुलनों का विघटन हो जाता है। अब जैसे आजकल है, अब जो वर्षा है वो दिल्ली में कब आनी चाहिए थी, और कैसे वो विलंब से आती जा रही है, और विलंबित और विलंबित और विलंबित हो रही है ना। तो ये सब क्या है? ये है कि प्राकृतिक संतुलन नहीं है, उनका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो उनका वो बिगड़ रहा है। ये सबसे बड़ी विघटन होता है। फिर एक चीज और है, जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जितना जनसंख्या में बढ़ेगी उतना ही प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा। जिन देशों में जनसंख्या कम है वहां पर प्रदूषण भी कम है। मनीष जी ने कुछ कहा है, सर नॉट नाउ, तो पता नहीं सर नहीं इट इज राजेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप बीच में मतलब अच्छा वो मैंने कहा मुझे नो मैं बंद करने वाला था। नहीं, वो कई बार वैसे भी मनीष जी हो सकता है वैसे ही हो गया होगा हैंड रेज, ये कई बार हो जाता है। तो क्या है कि अब जब हम वहां गए उनके साथ और वहां देखा कि कैसे झाग बननी शुरू हुई है। बचपन में मैं और मेरे भाई यमुना में तैरने जाते थे, तो तैरने में पानी इतना साफ होता था कि हमें मछलियां नजर आ जाती थी कि यहाँ मछलियां हैं। तो वो अब कहाँ मछली कहाँ, अब तो मगरमच्छ घड़ियाल भी होंगे तो पता नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं, इतना ज्यादा है। अब तो आप पास से गुजरो, पहले जैसे यमुना नदी आती थी मन खिल जाता था, और एक खास तरह की बड़ी अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाती थी। और आज सुगंध तो है ही नहीं, मतलब दुर्गंध की कैटेगरी भी काफी बड़ी हो चुकी है वहां जब पास से गुजरते हैं। तो उसका कारण है ना, फिर क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उतना ही कई सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जो बहुत दूषित है। मैं जब दरियागंज में जैन स्कूल में पढ़ता था तो हमें याद कराया गया था, इकोनॉमिक्स में 9th क्लास में था तब। उस समय देखिए जो भारत की जनसंख्या थी वो 32 करोड़ थी, 32 करोड़। आज धर्मा कितनी है? इसमें 100 करोड़ और जोड़ लो। जी सर, 100 करोड़ और जोड़ लो। और ये बात 1961 की है, 61 की है, तो 61 से लेकर के 21 तक जितने साल हुए
आप देखो इतने सालों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, उसी दृष्टि से उसी तरह से हमारा जो प्राकृतिक बिगाड़ है वो खराब हो गया। तो ये भी एक कारण होता है। और फिर होता है कि प्राकृतिक साधनों की कमी, जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, कम होते हैं, जैसे ठीक समय पर वर्षा का नहीं होना, अकाल का आ जाना, या सुनामी लहर आ गई, कितनी सारी लहरें, कैटरीना रह लाइक 5-7 तरह की लहरें विगत 10 वर्षों में आई हैं, जिन्होंने हमारे देश की कटाव कर दिए। तो और वहाँ उन्होंने बहुत प्रदूषण फैलाया, खारापन होता है उसमें, उससे चीज़ें कट जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर क्या होता है कि जब तरह तरह के जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विनाश किया जाता है, जैसे जंगल कम हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टराइजेशन आप पढ़ते ही, वन उन्मूलन जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, कि जंगलों की कटाई हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब इंडिया टुडे हिंदी में आई तो उन्होंने मुझे उसका साहित्य परामर्शदाता बनाया, लिटरेरी एडवाइजर बनाया, जो धर्मा ने आपको परिचय बताया था। तो वहाँ प्रभु चावला जो मेरे एडिटर थे, कहने लगे कि नवल जी कोई ऐसा हो लेख इन्वेस्टिगेशन का कि काफ़ी लोग थ्रिलिंग हो, उनका मतलब था कि थ्रिलिंग हो, लेकिन हो ऐसा बहुत स्टेटस का। तो मैंने सोचा क्या करें, तो तभी की बात है जब राकेश शर्मा, आपको नाम याद होगा, राकेश शर्मा ऊपर उड़ रहे थे, धरती से ऊपर थे राकेश शर्मा ने ना, तो ऊपर से यहाँ से पूछा गया था, राकेश शर्मा आपको धरती कैसी लग रही, तो उन्होंने कहा था बहुत खूबसूरत लग रही है। उन्होंने ही ये कहा, ये बताया उनकी रिपोर्ट में कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में जंगलों के बीच में एक भाग काफी खाली है। तो ये बात मैंने पकड़ ली, मैंने कहा जंगलों के बीच में, घने जंगलों के बीच में कोई जगह खाली कैसे हो सकती है, हो ना हो वहाँ वन की कटाई हो रही है। तो मैंने अपने एडिटर प्रभु चावला से बात की, मैंने कहा चावला जी कि ऐसी राकेश शर्मा की जो पूरी डिटेल्स आई हैं, तो उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि वो मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि जंगलों के बीच में एकदम एक गोलाकार सा खाली स्थान है, तो ये जंगलों की कटाई होगी, कहते करो कुछ। तो फिर हमने अपने प्रतिनिधि को वहाँ का भेजो, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंदर से वनों की लकड़ियों को काटा जा रहा था, और काट करके उनको शहर में नहीं ला करके जो पास बहने वाली नदी है, उस नदी को ट्रांसपोर्ट का साधन बनाया जा रहा था, उनके ऊपर नंबर लगाकर उसको बहा देते थे, और उनके जो व्यक्ति थे वो जगह जगह उन अगले शहरों में उसको वहाँ से उठा लेते थे। और ये क्रम चल रहा था और कई सालों से चल रहा था, तो वन कटते जा रहे थे। तो और वहाँ बाद में खुलासा जब हुआ तो पता चला कि उसमें तो वहाँ के जो पॉलिटिकल बड़े लोग थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद ये हुआ, अब मानसिक प्रदूषण शुरू हो गया, और उससे ये हुआ कि जो लेख उस पर मैंने लिखवाया था और जब अंक छप करके आया तो वो लेख उसमें नहीं था, और उसकी जगह उतने ही साइज का एक पुराना लेख छाप दिया गया। मैं इतना हैरान हुआ। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है मानसिक प्रदूषण। अब आप सोच सकते हैं कौन सा ज्यादा भयंकर है। एक जंगल जो है वो लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन जो ऐसा व्यावसायिक वर्ग है जो बेईमानी से काट रहा है और काट करके चोरी छिपे से दूसरे शहरों में बेच रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, तो जो स्मगलिंग हो रही होगी तब कैसे, तो ये मानसिक पर्यावरण की बहुत जरूरत है। हमारे वो जो दिल्ली में गोल बिल्डिंग है ना, जिसकी जगह अब नहीं बनने वाली है, उसमें जो व्यक्ति रहते हैं सबसे पहले तो उनका मानसिक पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोगों का होगा। देखिए जब कॉलेज में, आपके कॉलेज में सबसे बड़ी इकाई है प्राचार्य महोदय। आपके प्राचार्य महोदय इतने अच्छे हैं कि वो आपके इस फंक्शन में आए, उन्होंने अपनी बात कही, तो इससे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि वो निश्चित समय पर थे, उन्होंने कोई देर नहीं की, उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा बोले, तो उसका असर टीचर पर, टीचर का असर विद्यार्थियों पर, और जितने कर्मचारी सब पर पड़ता है। तो जो गुण और अवगुण जो है वो ऊपर से आते हैं ना, ऊपर से। ये जीनोम थ्योरी भी यही कहती है कि हम आनुवंशिक होते हैं, और ये हमारा आनुवंशिक जो बाहर से आता है प्रदूषण से, वो आता है कि जब हमारे बड़े नेता ही जब ऐसे होंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज है, जब गंगा के जो
दीप जल रहे हैं उसमें दोनों में, तो वहां पर उस गंगा के प्रति जो आस्था है, यानी जो मानसिक प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। तो इस कारण से हम लोग बहुत ज्यादा पर्यावरण में पिछड़ रहे हैं। और कुछ मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। ये गांधी शांति प्रतिष्ठान में जिससे मैं जुड़ा हुआ था, अनुपम मिश्र जी वहाँ के अधिष्ठाता थे, और रमेश शर्मा जी थे जो यूथ आयोजन के एक बहुत बड़े नेता हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने जानते हो जो एनएसएस या एनसीसी में रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट थी 1988 की। ये तब की बात है जबकि मैं जुड़ा हुआ था उसमें। उसके अनुसार 30 वर्षों में शहरों ने गांव, खेत और वनों से लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि छीन ली, और सन 2000 तक 8 लाख हेक्टेयर और भूमि इसकी भेंट हो चुकी है, ऐसा अनुमान है। अब आपको बताऊं कि सन 2000 तक 8 लाख हेक्टेयर की जगह 16 लाख हेक्टेयर भूमि जो थी उसकी भेंट हो चुकी थी। और अगर हम बात करें 2020 तक की, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितनी भूमि का विनाश हुआ होगा। वो जाकर के अब 50-60 लाख हेक्टेयर हो चुका होगा। यानी हमने इतने वन हमारे चले गए, इतनी भूमि हमारी छीनी गई। क्यों? उनकी जगह शहर बन रहे हैं। कि हम गांव में लाल डोरा बनाते हैं, लाल डोरा बनाने के बाद फिर हम उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसमें मकान बनते हैं, फिर उनको तोड़कर बिल्डर्स को दिए जाते हैं। बिल्डर 4-4, 5-5 मंजिल के घर बनाते हैं, उनको बेचते हैं। फिर जहां पर 8 आदमी रहते थे वहां पर 80 आदमी रहने लग जाते हैं। तो सोचिए ये कितना, ये सब कुछ जो है ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ये भूमि छिनती जाती है। पार्क थे दिल्ली में, बड़े अच्छे पार्क बने थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि पार्क्स में जगह जगह पार्कों में स्कूल बना दिए गए। उन्होंने सोचा, अच्छी बात सोची कि शिक्षा का बढ़ावा हो, किंतु उन्होंने शिक्षा के बढ़ावा के लिए कीमत क्या ले ली? उन्होंने पर्यावरण के जो अच्छे केंद्र थे उनको वहां से दूषित कर दिया, वहां पर इमारतें बना दी। लेकिन ये सोचा नहीं। और यही सोचने की चीज है, ये वहीं से आता है जो लोग नियामक है। जब हमारे विधायक, हमारे नियामक, हमारे माता पिता, हमारे गुरु ही ऐसे होंगे। अब मैं अगर शराब पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, तो मैं अपने विद्यार्थियों को कहूँ कि भाई आप मत पिया करें, बुरी चीज है, हमने अपने अनुभव से सीखा, बुरा है, आप मत पियो। तो उसके लिए पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर मैं पीता भी हूँ तो। लेकिन यहाँ तो क्या आप देख ही रहे हैं कि एमपी हो, एमएलए हो, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए रोज कहते रहते हैं और बिना काम किए कितने पैसे लेते हैं। अभी आपने देखा जो हुड़दंग हुआ पार्लियामेंट में, कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये आपसे छिपा नहीं हुआ है। ये सब क्या है? ये है बाह्य जो पर्यावरण है उसका दूषित होना। तो शहर में जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण कितना है? ध्वनि प्रदूषण कितना है? वो गा रहे हैं माता की भेंटें, लेकिन हमारी माता जी को मुश्किल हो रही है, कोई बीमार है, वो कह रही बेटा बंद करो, बंद कराने जाओ तो लड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी 11 बजे तक अलाउड है। फिर आप पुलिस को फोन करो तो वो वहां जाते हैं, उनकी मुट्ठी गर्म हो जाती है, वो 1 बजे तक भी जय माता दी होता रहता है। तो कहाँ हुआ जय माता जी? माता जी बैठी नहीं सोचती कि ये मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। तो जो बात आपके प्राचार्य ने बड़ी अच्छी उठाई, मैं उसी पर हूँ कि व्यवसाय, नो पैशन बट फैशन, कि उस तरफ अग्रसरित कर दो समाज को। तो भूमि प्रदूषण, ये सारे भूमाफिया बन गए, आप सब जानते हैं। भूमाफिया ग्रहण कर लेते हैं जमीन, फिर वहां पर अपनी मर्जी की बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कों को घेर लेते हैं। आप किसी भी सड़क से गुजर जाइए, सिवाय नई दिल्ली की जो जहां हमारे मंत्रालय, उनके आसपास की सड़कों को छोड़ दीजिए, बाकी आप जहां जहां रहते हैं वहां की सड़कें देखिए। अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय की देख लीजिए, आप उसकी पटरी पर नहीं चल सकते। कहीं खोमचे हैं, कहीं पेड़ है, कहीं कुछ है। यानी मैं आप खुद ही देख रहे हैं कि इससे क्या होता है कि शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध स्वास्थ्य और शुद्ध मानसिकता, इनका हनन हो रहा है। पहले कभी आपने बचपन में रोड रेज नहीं सुना था, आप रोज देखते हैं सड़क पर किसी की साइकिल कार से टकरा गई तो वो उतरेंगे, उसको 3-4 थप्पड़ मार देंगे, यहाँ तक नहीं, तमंचा निकाल लेंगे, गोली मार देंगे। आप किसी को बचाने जाओ कि भैया ऐसा मत करो, वो जो बचा रहा है कह रहा है उसी को मार देंगे। ये क्या है? ये सारे मानसिक प्रदूषण है जो सहन शक्ति को, धैर्य को कम करते हैं।
इसीलिए योग जरूरी हो गया ना। योग क्यों जरूरी हुआ कि वो धैर्य नहीं है, अवसाद है, वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। जहाँ लोग कहते हैं साहब आप शहर में रह रहे हो, बड़ा बहुत अच्छा है। अब उन्हें क्या पता कि शहर में रहना कितना कठिन है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कितनी मारामारी करनी पड़ती है, कितना समय का अपव्यय होता है, और कितना किराए, मकान के किराए कितने ज्यादा हैं, टैक्सी का किराया कितना है ना, हर चीज। अब देखिए, तो जो शहरीकरण जब होता है तो ये सारी चीजें आती है। फिर आदमी क्या करता है, तो उनमें से ये सर्वे है कि 23% लोग अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए चोरी चकारी सीनाजोरी करने लग जाते हैं। क्यों? उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। और जो एलीट क्लास होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, उस जनरेशन को क्या चाहिए, उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उनको ब्रांडेड शूज चाहिए, उनको क्या चाहिए कि ये सेंट है, ये मुझे फलाना फ्रेग्रेंस चाहिए। फिर उसके बाद उनको रात को जो डिस्को खुल रहे हैं वहां जाना है, उसके लिए BMW कार चाहिए। फिर वो चाहे नशे में धुत होकर के पटरियों पर बैठे लोगों को कुचलें या ना कुचलें, उन्हें पता है कि उनके जो पिताजी वो बचा लेंगे, वो पैसा मुंह पर मारेंगे और उसकी कीमत वसूल कर लेंगे। ये सारी चीजें पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें। इसीलिए जो है, अपने मन को अगर आप शांति चाहते हो, अपने मन का को प्रदूषित नहीं करना चाहते, तो रोज आप ध्यान लगाओ। आप अर्धा पद्मासन नहीं लगता तो अर्ध पद्मासन लगाइए। हाँ नीरज, ठीक कह रहे। मैं भी व्यंग्यात्मक कुछ चीज भी आपको हल्की सी सुनाऊंगा भी इस बारे में। तो ये चीजें क्या कि आप जब ध्यान लगाएंगे, अगर आपने अर्ध पद्मासन लगाया, रीढ़ की हड्डी सीधी की, आपने मुद्रा बना करके अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखे उस मुद्रा में। अभी मैं आपको चूंकि दिख नहीं रहा, नहीं तो आपको बताना चाह रहा था, पर ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं वैसा नहीं कर पा रहा। तो वो उसमें फिर जब आप ध्यान लगाएंगे भ्रुकुटी पर, और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में सबसे मिलते हैं, सबसे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ना, फोन पर, सबसे मिलते हैं, लेकिन अपने आप से कम मिलते हैं। तो अपने आप से मिलने का क्षण पैदा कीजिए, तो उससे क्या होगा, मानसिक प्रदूषण कम होगा। अपने आत्मगौरव कब होता है? जब आप आत्म मंथन करते हैं, उससे मिलते हैं, अपनी आत्मा से मिलें तो सही हम। तो उसके लिए जरूरी है। अब देखिए दूसरी बात करते आगे आते हैं कि पेड़ पौधे जैसे आप लोग अपने घरों में उगाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग ये पैशन अच्छा है, ये फैशन भी अच्छा है। कुछ फैशन अच्छे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे पालना, कि आप अपनी बालकनी में पेड़ पौधे लटका रहे हैं, अपने घर की छत के ऊपर एक हैंगिंग गार्डन बना रहे हैं, यदि उससे किसी और की हानि ना होती हो तो ये सारी चीजें। तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और क्या चाहिए दुनिया में? ऑक्सीजन ही तो चाहिए। उसके लिए इतनी इतनी दवाइयाँ और इतनी इतनी मशीनें बन रही हैं। अब देखिए विश्नोई समुदाय का नाम आपने सुना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे विश्नोई लिखा होता है। तो आप जानते हैं कौन लोग हैं? अभी आप में से किसी ने नाम लिया था उनका, धर्मा जी ने या शायद राजेंद्र जी ने या सुनीता जी ने, शायद किसने नाम लिया था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी। उनका एक आंदोलन था, चिपको आंदोलन, कि जब लोग पेड़, पता चले कि आज फलानी जगह सड़क बननी है या बिजली के खंभे लगने हैं और फलानी जगह पेड़ की कटाई होनी है, तो ये खबर सुनते ही जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो वहां पहुंच जाते थे और पेड़ों से चिपक जाते थे, उनको आलिंगनबद्ध कर लेते थे और कहते थे पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। आप देखिए भावना, देखिए ये जो भावना की शुद्धता है, ये जो भावना का जो पर्यावरण है, जो शुद्धिकरण की तरफ जा रहा है, जो कह रहा है उन्हें मालूम है वृक्ष मत काटो, है ना। हम वृक्ष काटते हैं और वृक्षों कई बार अपव्यय भी करते हैं, कागज बनता है वृक्षों से। अब ये जो आया है मीडिया हमारे पास, इसमें अब धीरे धीरे कागज कम इस्तेमाल होगा। ये एक कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मिलते हैं हमें जब हमारी टेक्नोग्राफी आगे बढ़ती है। तो लेकिन क्या है, वो पेड़ पौधे चिपको आंदोलन, तो ये कितना क्रांतिकारी दिशा है। हमें काट दो पर पेड़ नहीं काटो, इसमें एक भावना जुड़ी हुई है। तो इस चेतना का जब उदय हुआ तो आपको ध्यान होगा हिमालय की तराई के वनों में पेड़ काटना कानूनी अपराध घोषित हो गया।
आप धर्मा के घर में जाएंगे ना, तो आपको रास्ते में, या धर्मा के, अब तो क्या नाम था, क्या नाम भैया उस गायक का, इंडियन आइडल, पवन राजन, पूरा नाम क्या है? पवनदीप राजन। पवनदीप। पवनदीप। हाँ, ये जो उत्तराखंड में रहते हैं, तो वहां पर देखेंगे, वहाँ नोटिस लगे होते हैं कि पेड़ काटना कानूनी अपराध है, या इस सीमा से उस सीमा तक वृक्ष काटना कानूनी अपराध है, और उस पर दंड बहुत है। अच्छा, आप देखिए मकान बनते हैं ना ईंटों से, तो उसमें क्या होता है, वो मिट्टी से बनती है। तो जो खेतों की उपजाऊ मिट्टी है, वो ईंटों के भट्टों में स्वाहा हो जाती है, सचमुच स्वाहा होती, तभी तो बनती है, तो पाया जाता है। वो आपने ईंटों के भट्टे देखे होंगे कभी, शहर से थोड़ी दूर आप जाएं तो बच्चों को ईंटों के भट्टे देखने बड़े अच्छे लगते हैं, है? और वहाँ वो क्या होता है, देखिए अमेरिका में, कनाडा में, अगर आप में से जो लोग गए हैं वो या जानते होंगे आप कि वहाँ पर मकानों को बनाने में ईंटों का प्रयोग बहुत कम होता है। वहाँ पर कार्डबोर्ड और ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर हो। हाँ, भारतीयों के जितने तो नहीं होते, हमारी तो आदत होती है ना कि हमें तो 200 साल तक की चीज बनानी है, 200 साल तक के लिए सहेजनी है। हमारे घर भरे रहते हैं पुरानी चीजों से, काम आए या ना आए। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे घर भरे रहते हैं हमारे पुराने दादा दादी, नाना नानी, मामा चाची से भी, जो अमेरिका कनाडा में नहीं होता। पर उनके यहाँ जो शहरी प्रदूषण की जो बात है, जहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल कम होता है, तो वहां से भी अच्छे मकान बन जाते हैं। प्रगति मैदान में जब एग्जीबिशन लगती है, अभी तो उसका वेन्यू बदल रहा है, तो पहले जितने भी पंडाल बनते थे, वो सारे, उसमें बहुत कम ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो आप देखिए कि यदि आज सभी शहरवासियों के लिए मकान बनाने पड़े, तो जो ऊपरी सतह है उसकी 600 करोड़ टन मिट्टी जो है वो स्वाहा हो जाएगी। 600 करोड़ टन मिट्टी। तो जब मिट्टी नहीं होगी तो पौधों के लिए क्या होगा? ये जो चीजें हैं, ये मिट्टी के इस प्रयोग के कारण पानी का जमाव बढ़ जाता है। वहां से मिट्टी निकाली, पानी जम गया, और जो खेतों की अच्छी मिट्टी है उसमें नमक आना शुरू हो जाता है। जैसे ही खेतों में नमक जाता है तो वहां पर फसलें जो है खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इनका कितना दूरगामी प्रभाव है। जितने हमारे पहाड़ी शहर हैं, मैं अब क्या कहूँ, मसूरी हो, शिमला हो, सभी जगह अब जो पहले पुराने घर जितने थे सो थे, अब सभी जगह बहुत ही आकर्षक फ्लैट्स बनने शुरू हो गए। तो उससे वो पहाड़ कट रहे हैं, वन कट रहे हैं, ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, फूल नहीं है, जो जो झरने उनके रास्ते बदल रहे हैं। तो इन सब से क्या है, पर्यावरण का बहुत संकट हो गया है। मसूरी और महाबलेश्वर में तो इनके विरुद्ध आवाज उठी है, तो फर्दर ये घोषणा हो गई है कि आप और अब ज्यादा निर्माण नहीं किया जाएगा। वहां से चूना निकलता था, तो वो चूना आना बंद हो गया, तो पर्यावरण का बिगाड़ था। यानी वो चूना जो बहुत काम आता था बहुत सारी चीजों में, दवाइयों में भी, और वो बंद हो गया। तो अच्छा, फिर एक चीज, धरती से जो प्रदूषित गैसें आकाश की ओर जाती हैं, ये आप जानते हैं कि ऊपर ओजोन परत है। ये आप जानते हैं ओजोन परत जो है वो पहले बहुत छोटी सी थी, श्रीलंका जितनी, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया से एशिया, और एशिया से पता नहीं और कितनी बड़ी हो गई। तो हमारी प्रदूषित गैसों ने उस ओजोन परत को तोड़ दिया, जो धरती के लिए कवच था। तो उससे क्या है कि विश्व के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा। इसलिए विश्व में धरती सम्मेलन होने लगे, जैसे आप सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसे एक धरती सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन होते हैं। स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था 1972 में, वो याद कीजिए कि उसमें पर्यावरण के विषय में जो चेतना भरी गई थी, वो फिर आगे भी अब तक बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। कई देशों में बहुत काम हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ग्रीन पट्टियां बन रही हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, एक चीज होती है ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ये जो स्किन के डिसीज हैं, चर्म रोग हैं, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आना है, ये सारी चीजें जो है ये पर्यावरण के बिगाड़ के कारण हो रही हैं। काफी हद तक 50% से अधिक तो इसीलिए हो रही हैं। पहले मंदिरों में घंटियां बजती थी, आप जानते घंटियों से क्या होता था? उनकी आवाज की गूंज से बहुत सारे जो हमें कृमि कीट नहीं दिखते वो नष्ट हो जाते थे, तो वो वातावरण की शुद्धता होती थी। जो मस्जिद की अजान जा रही है, शंखनाद, शंख की जो ध्वनि होती है वो कितना प्रदूषण रहित कर देती है, ये आप जानते होंगे।
हवन होता है, यज्ञ होता है। जितना हवन हो, लोग कहते हैं साहब देसी घी खराब कर रहे हैं। खराब नहीं कर रहे, सुधार कर रहे हैं। खराब तब है जब उसमें दूषित चीज डालेंगे। शुद्ध चीज डालेंगे तो अच्छा होगा। अगर शुद्ध गाय का शुद्ध दूध पिएंगे तो और बात है, और मिलावटी पिएंगे तो और बात है। तो क्या ये अब क्या हो गया है, उन सब की जगह डिस्को संगीत आ गया, वाहनों की पोंपो है। अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर हॉर्न नहीं बजता। कभी किसी ने हॉर्न बजा दिया तो सब लोग चौंक के ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं विस्फोट हो गया। वहां पर जो इतने उन्नत हैं प्रदेश, राज्य, वहां पर आप शाम को 10 बजे के बाद म्यूजिक ऊंचा नहीं बना सकते। हर चीज के लिए लिमिट है, उसका पालन बड़ी सख्ती से होता है। ट्रैफिक का ऐसा कंट्रोल है कि एक बार हम अमेरिकी सड़क पर, मैं अपने कजन के साथ जा रहा था, तो नई गाड़ी ली थी, उसमें एक प्रोविजन था कि अगर आप अपनी गाड़ी को आगे जाने वाली गाड़ी से जितनी दूरी रखना चाहते हो, 10 मीटर 5 मीटर, तो वो उतनी दूरी रहेगी। तो हम उसे कह रहे थे दिखा, तो वो दिखा रहे थे हमें। तो इतने में एकदम से उन्होंने राइट साइड में देखा और अपनी गाड़ी धीरे करते करते किनारे की तरफ ले गए। मैंने क्या हुआ, कहते पुलिस की गाड़ी आ रही, पुलिस की गाड़ी। यानी पुलिस की गाड़ी आई ट्रैफिक की, और सारा ट्रैफिक संतुलित, सब धीरे धीरे चलने लगे, सब कंट्रोल्ड हो गए। हमारे यहाँ ऐसी पुलिस की गाड़ी आएगी तो आपको पता ही क्या होगा। वो कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ रिश्वत का बाजार कितना हॉट है ना। वो तो ये सारी चीज आप देखा, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। मानसिक पर्यावरण, ये सब रिश्वतखोरी सब, और शारीरिक पर्यावरण जहाँ चर्म रोग हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं क्योंकि वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आ नहीं रहा, शुद्ध खान पान मिल नहीं रहा। जो गांव में शुद्ध चीजें खाते हैं, जो हम शहर में खा रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है। उनकी शक्ति में हमारी शक्ति में क्या फर्क है? हम तो ये है कि हम मेडिक्योर, पेडिक्योर, टेडिक्योर सब तरह की क्योर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्योर नहीं कर सकते शुद्ध खान पान से। दिक्कत सारी ये है। तो हमारे आवरण जो है ना, वो हो गए हैं, तो नकली होते जा रहे हैं। ये सब पर्यावरण की दूषितता है। अब क्या, पशुओं को अधिक चारा चाहिए, जनसंख्या अधिक होने से मनुष्य को मकान ज्यादा चाहिए। तो सब चीजों का आप किसी भी छोटी चीज को देखें, और तो और अब देखिए दुनिया में कितनी डिस्कवरीज हुई हैं और कितनी इन्वेंशंस हुई हैं, है ना। इन सब में एक इन्वेंशन जो है, जिसको सुपर इन्वेंशन में कहता हूँ, वो है पुस्तक, कागज, है ना, जिससे कि हमें ज्ञान मिला। और इन सब में जो सबसे दूषित हुआ, इतने 1000 साल से, लाख साल से, जब से पृथ्वी बनी है, और जितने भी हमारे डिस्कवरीज और इन्वेंशन है, इनमें सबसे खराब है प्लास्टिक का होना। प्लास्टिक जो कभी मरता ही नहीं, प्रेत है जो कभी नष्ट नहीं होता, और ये कितना खराब कर रहा है आप जानते हैं। हमारे यहाँ कैंसर के रोगी क्यों बढ़ रहे हैं? प्लास्टिक से बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल में पानी है, अगर वो धूप में रखी गई या गर्म हो गई तो उसमें एक रसायन जो है वो कैंसर का रोग बनाना शुरू कर देता है, और हम उसको पीते हैं। आप सड़कों पर जाइए, जो लिम्का, ये सब जो पहले शीशे की बोतलें होती थी, वो सारी प्लास्टिक की हैं। तो उन पर धूप पड़ती है लगातार, वो कितना ही बर्फ मिला के दें और बहुत अच्छा लगे, आपके वाह क्या बात है, वो कोका कोला। लेकिन ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो सब खोखला है। कि अगर वो गर्म हो गया, उस प्लास्टिक के कारण उसका द्रव्य मिल गया, तो ये कैंसरस होता जा रहा है। तो ये प्लास्टिक, सबसे खतरा जो हमें आज है वो प्लास्टिक से है। प्लास्टिक में हम सामान लेते हैं, प्लास्टिक में रोटी रखते हैं, प्लास्टिक में दाल सब्जी रखते हैं, प्लास्टिक में आटा रखते हैं, प्लास्टिक में सर्व करते हैं, प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी आप जब चाय पिलाएंगे तो किस में पिलाएंगे, तो मुझे तो भैया कप में दे देना धर्मा, मतलब प्लास्टिक में नहीं देंगे सर। हाँ, ज्यादातर प्लास्टिक में होता है। तो सुनीता जी, प्लास्टिक में आप तो जानती हैं, आप तो पर्यावरणविद हैं, कि उसमें जी सर, कितना ध्यान रखेंगे सर। हमारे यहाँ कांच में ही मिलेगी आपको, चीनी मिट्टी के बर्तनों में। ये तो फिर तो मैं 2 पी लूंगा। तो इस तरह से जो जल, वायु, मिट्टी और सब बनी हुई जो हमारी प्रकृति है, और इन्हीं से बने हम हैं, तो हम दोनों में एक तालमेल होना चाहिए। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक रहे, हमारा मन संतुलित रहे, तन संतुलित रहे। अब तन मन संतुलित कहाँ है? क्या कभी आपने पहले इतने रेप केस सुने थे? जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने समाचार सुनने शुरू किए हैं, आप देखिए अब कितना डर है।
किसी उम्र की स्त्री, किसी भी उम्र की, किसी भी उम्र का शिशु, चाहे 3 साल का हो और चाहे स्त्री 70 साल की हो, 80 साल की हो, कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया है। ये क्या है? मानसिक प्रदूषण। ये सारी चीजें जो बिगाड़ की है, जिसको हम, असली शब्द है बिगाड़, ये जो बिगाड़ हो रहा है, ये जो बिगड़ रहे हैं हम, मुंडा बिगड़ता जाए, वो क्या था, कहीं था एक भजन था, कभी मैंने सुना था, माए की अम्मा तेरा मुंडा बिगड़ता जाए, एक बड़ा बड़ा प्रसिद्ध भजन है। तो इसमें देखिए आरती है कि भाई आप बिगड़ो नहीं। तो ये जो बिगाड़ है, तो अपने को भी संभालना है, तो बाहर का भी, उसका, और भी बोलना है मुझे भी धर्मा, अब तो बहुत बोल लिया। 5 मिनट ले लीजिए सर, 5 मिनट। तो देखिए, मैं आपको अपने एक व्यंग का पीस सुना रहा हूँ। जी सर, जी सर। कहाँ गए राजीव रंजन जी? हाँ राजीव रंजन जी, आपको समर्पित कर रहा हूँ, सुनिए। ये है डगर पनघट की, ये मेरा एक व्यंग लेख है, मैं उसका एक अंश सुनाता हूँ आपको, सिर्फ इसी प्रदूषण पर जो लिखा है। नागरिक को आजकल एक गीत की पंक्तियां बेहद याद आ रही हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। आप सबने सुना होगा। राजधानी में जब से पानी का संकट आया है, नागरिक की आंखों में बार बार पानी भर आया है। ऐसे ऐसे इलाके हैं शहर में जहां बरसों बरस से पानी की घोर कमी है। पानी की कमी की शिकायत करने जल बोर्ड जाना पड़ता है, लेकिन सही कहा है गीतकार ने कि बोर्ड की डगर बड़ी कठिन है। जल बोर्ड के दफ्तर में अधिकारी गण आजकल घाट घाट की तर्ज पर बाबू बाबू के पास नागरिक को भेज देते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, नागरिक वापस आ जाता है। जिनके पास अधिकार है वे कितने पानी में है, इसकी जानकारी वहीं उसी डगर पर मिल जाती है। अपमान की शर्मिंदगी से नागरिक पानी पानी हो जाता है, पर पानी नहीं मिलता है। बोर्ड में तथा इसी प्रकार के जल दफ्तरों में, मल या मल व्यन के दफ्तरों में भी, और देखिए मल और जल के जो दफ्तर हैं साथ साथ होते हैं। नागरिक को जल तो नहीं मिल पाता, अलबत्ता मल से माला माल कर दिया जाता है। जमुना तक अगर नागरिक पहुंच भी जाए तो पानी की खोज में कोलंबस बनना पड़ेगा। पानी तो दिखता नहीं, अलबत्ता गंदगी जरूर नजर आ जाती है। जमुना जैसे बड़े आकार वाली नदी भी आजकल 0 साइज के फैशन के चलन में है। दिख भी जाए तो गंदगी का सैलाब दिखता है, जिसे स्वच्छ करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। जमुना तक अगर नागरिक पहुंच भी जाए तो वहां भी कुछ नहीं होगा। चलिए मान लिया कि पानी कहीं और उसे है और उसे पीने लायक बनाया भी जा सकता है। अब पानी भरने के लिए नागरिक को चाहिए मटकी। मटकी का इतिहास पुराण बन चुका है। द्वापर युग में नंद लला की लीडरशिप में मटकी फोड़ने का अभियान चलता था, वह अभी तक जारी है। व्यवस्था मटकी की सुरक्षा नहीं करती है, बल्कि उसे फोड़ने पर तुली होती है। जो उसे फोड़ता है उसी को विजय श्री प्राप्त होती है। जो मटकी को जोड़े वो नहीं, जो फोड़े उसको इनाम मिलता है। यही परंपरा है हमारी। भाई मटकी फोड़ने में गोप ग्वाले कितना आनंद लेते हैं आप सब जानते हैं। आज के मटकी फोड़क मृग मरीची का रिमिक्स पेश करने में बेजोड़ हैं। दूर से दिखाते हैं बह रहा पानी, पर वह दिखता भी है पर वास्तव में होता नहीं। मटकी ले भी जाएं पर कब तक संभालें, कैसे संभालें। तंत्र के मंत्र सिद्ध श्रेष्ठ जन मटकी को संभालने नहीं देते हैं। सुपर टैक्स के रूप में वैट का बैट उन पर घूमता रहता है। नागरिक श्रेष्ठ जन के प्रवचन सुनता है, कार्य सिद्धि के उपाय जानना चाहता है। प्रवचन में सारी शर्तें साफ साफ होती हैं। प्रवचन सदा पूरा किया जाता है, पर वचन कभी पूरा नहीं किया जाता। बेचारा नागरिक बिन पानी बस पानी मांगता ही रह जाता है। मार्केट में साक्षात राम राज्य है भाइयों। यहाँ दूध और पानी की कीमत एक समान है। हो सकता है कि पानी की बोतल ज्यादा महंगी मिले दूध से। यदि दूध का दूध और पानी का पानी करके देखें तो यही पता चलता है कि पानी के दाम की तुलना में दूध के दाम कम हैं। दूध की बहार है इसीलिए। अब सोचिए इतने करोड़ों नागरिकों के लिए कई तरह के दूध आते कहाँ से हैं? कौन बनाता है इन दूध को? कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो नागरिक के लिए दूध के डिपो जगह जगह खोल देते हैं? और पानी की सप्लाई, उनके लिए नल तो हैं, पर जैसे राजा नल कभी दुखी होकर चले गए थे, ऐसे ही ये नल हमें दमयंती बनाकर छोड़ गए हैं। कहाँ जाए हम? हमारी दमयंती दुखी रहती है। नल सदा आते नहीं है, कभी आते हैं तो गैल गैल मुंह अंधेरे से बैठे नागरिक अपनी अपनी मटकी भरने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। नागरिक का मन टूटता है, बनता है, तन टूटता है, पर अगर बर्तन टूट जाए तो पानी कैसे कहाँ भरे। इसलिए सारा ध्यान अपने से अधिक मटकी की सुरक्षा पॉलिसी में लगा होता है।
नागरिक की मटकी बर्तन या भांडा फूटे ना फूटे, पर तंत्र का भांडा रोज फूटता है। रोज आप देखते हैं पानी सप्लाई के भव्य प्रस्ताव पास होते हैं, यमुना गंगा नर्मदा की सफाई के कंट्रैक्टर हजारों करोड़ रुपए भरे जाते हैं, पर सप्लाई के वक्त पानी कहीं छिप जाता है। उसका आता पता विपक्षी लगाने में जुट जाते हैं, पक्ष विपक्ष वाद विवाद की लड़ाई में जीतते हारते हैं, सब कुछ जीवित लगता है, पर पानी पानी मर चुका होता है, नदी का भी और व्यक्ति का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। और सर हम तो हिंदी के विद्यार्थी नहीं है, पर आपकी बात सुन के वो याद आ गया, वो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। बिल्कुल बिल्कुल, पानी जी सब सुरक्षित रहना चाहिए। जी। ऑन अ लाइटर नोट, बल्कि ये आप तो इतनी यात्राएं करते रहते हैं विदेश में, एक बड़ा मुश्किल प्रश्न होता है जब भी कभी पानी मांगे तो कहते हैं कि स्पार्कलिंग, या वो पानी के 4-5 तरीके बता देते हैं। हाँ, अब हम हाँ, हिंदुस्तानियों को तो एक ही तरीका पता है कि भाई पीने वाला पानी ले आओ आप, तो बोलते हैं टैप वाटर, कहते हैं हाँ जी टैप वाटर, ठीक है वही पी लेते हैं। बिल्कुल। वहाँ क्या, वहाँ आप जैसे आप अमेरिका या यूरोप जाते हैं तो जी आपने वहाँ से कोई कोल्ड ड्रिंक ली, एनी ब्रांड, तो आपको वो बॉटल नहीं देते जी वहाँ एक बहुत बड़ा गिलास रखा हुआ है, आप उस गिलास को उठा लीजिए, वो उस प्लास्टिक का बना होता है जो प्लास्टिक प्रदूषण नहीं फैलाता। हर प्लास्टिक की कैटेगरी होती है, हर अच्छी बॉटल के नीचे ब्रांड में लिखा होता है इसी कैटेगरी क्या है। तो कुछ कैटेगरी है पर लोग बनाते नहीं है, भारत में तो कोई बनाता है। तो वहाँ हरीश सर अभी राजीव जी विदेश में ही बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, तो वहीं से ये बात कर रहे हैं। नहीं तो हरीश सर को पता है जी, हरीश सर को पता है बर्मिंघम में है। तो वो हाँ नहीं, तो वही स्पार्कलिंग की बात कर रहे हैं ना वहाँ से। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरीश सर, स्पार्कलिंग की बात ही बता रहा हूँ कि फिर जब आप मान लीजिए उस कोल्ड ड्रिंक के लिए गिलास लेंगे, तो अगर आपने मान लीजिए वो $1 दिया उसके लिए, तो उसके बाद आप चाहे उस गिलास को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार भी भरें और अधिक पैसा और अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ता जी। तो वहाँ इतनी ईमानदारी है। राजीव सर रंजन कौन से देश में? मैं बर्मिंघम में हूँ सर फिलहाल। अरे वाह, तो जया वर्मा जी से मिलना भाई मित्र हैं, हिंदी की बड़ी लेखिका है बर्मिंघम में, तेजेंद्र। अच्छा, मैं आपसे संपर्क लूंगा, सर। इसी पे ना एक और चीज उन्होंने अभी बढ़ाई है। 2 साल पहले हम जर्मनी गए थे, तो उन्होंने कहा कि पानी की आप बोतल लीजिए और आप जितनी बोतल वापस करेंगे, वो कुछ स्टोर्स हैं, उतने आपको कूपन मिलेंगे। हाँ, और हम चूंकि सपरिवार गए थे, तो हमारे पास इतने कूपन इकट्ठे हो जाते थे पानी पी के बोतलों के, कि एक टाइम का नाश्ता हो जाता था। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा रिसाइकल का एक प्रोसेस बना रखा है, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें। और दूसरी चीज साइकिल, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो यूरोप ने साइकिलिंग को जितना प्रमोट किया है, फ्री साइकिल है आधे घंटे के लिए, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, साइकिल को अनलॉक कीजिए और उसको एक जगह से उठाइए और दूसरी जगह पे आप ले जाकर छोड़ दीजिए। आधे घंटे के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, आधे घंटे के बाद आपके चार्जेस शुरू होते हैं। तो साइकिल वाले को जो इज्जत मिली हुई है, पैदल चलने वाले को जो इज्जत मिली हुई है, सबसे ज्यादा देखिए, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ इस समाज से। क्या है कि अमेरिका में जो सिटीजन नंबर 1 है, उसके आगे लिखा है टीचर जी। और हमारे भारत में जो कि ऋषि मुनियों का गुरुकुल का देश है, वहां पर टीचर के लिए क्या आता है? बेचारा अध्यापक। जी जी, ये शब्द बन गया है। तो आप ठीक है, अच्छी जगह पर है। बड़ा सार्थक प्रोग्राम रहा। और मैं अंत में मुझे एक बात याद आती है, शायद लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जिसने 2 साल पहले प्रमोट करने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए सैटरडे संडे सभी के लिए फ्री कर दिया है। हाँ, इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। उनके मेयर का कहना है, एक देश वो अमीर नहीं होता जहां गरीब के पास भी कार है, अमीर देश वो होता है जहां एक अमीर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया। सिंगापुर जिसको छोटा अमेरिका कहते हैं, तो वहां सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चल रहा है। 3 साल के बाद आपको कार अपनी वापस करनी होती है और नष्ट कर दी जाती है। तो कार फिर वही खरीदेगा जो 3 साल तक उसको बर्दाश्त कर ले कि मैं 5 लाख 4 लाख 8 लाख की कार खरीद रहा हूँ। तो उन देशों में उसमें पब्लिक के, अमेरिका यूरोप में आप भी देख रहे हैं, मैंने तो इतने सालों से देखता हूँ, सबसे अधिक कीमत है मनुष्य की। जब बच्चों के स्कूल की बस आती है, तो बस जैसी जहाँ रुकती है तो उसके
30 फुट पीछे 30 फुट आगे बैरियर्स लग जाते हैं, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है और सब बच्चे जो हैं जब वहाँ पार कर लेते हैं, बैरियर हटता है, उसके 2 मिनट बाद फिर ट्रैफिक खुलता है। सर, और सोने पे सुहागा ये है कि वो बैरियर लगाने वाले जो तख्ती लेके खड़े होते हैं वो सब वॉलंटियर होते हैं, सब वॉलंटियर समाज सेवी होते हैं, क्या बात जो है। पेरेंट्स अपना नाम लिखवाते हैं स्कूल राइट। में। देखिए कितनी अच्छी बात है, राजीव आपको बता रहे हैं। और फिर आप सड़क पार कर रहे हैं, यहाँ तो डर लगता है क्या होगा, सड़क पार करने का बड़ा मुश्किल होता है, किंतु वहां आप सड़क पार करेंगे सारे वाहन रुक जाएंगे। आप मेरी ग्रैंड मदर आराम आराम से चल रही है, कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, चिलपौनी, सब दूर दूर खड़े हैं, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। ये है सम्मान, यानी मनुष्य का सर, सम्मान। साइकिल चलाने वाले को लगता है ही इज द किंग ऑफ द रोड। हाँ, हेलमेट पहन के चलाते हैं, पूरे सब इंश्योर है। बहुत ये सारी चीजें क्या हमारे देश में इन चीजों पर आएंगे जरूर, हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन क्या है कि वितरण ठीक नहीं है ना। वो कहते हैं मुंह भर आटा ना था, हालांकि कहीं कोई घाटा ना था, घाटा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ठीक से बांटा ना था। जी जी, बहुत बहुत सुंदर। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, वितरण नहीं है। एक आप रोज देखते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये 13,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, मैं सोचता हूँ 13,000 करोड़ का करेगा क्या, 13 करोड़ भी नहीं खत्म होंगे, तो इतने क्यों लेके जा रहे हो। वो गबन कर रहा है, तो अगर वो 500-700 करोड़ का गबन है तो उसे कहते हैं ये तो बेकार आदमी है, ये तो कुछ नहीं है। गबन हो तो कि बढ़िया हो। तो यहाँ जहाँ मानसिकता इतनी प्रदूषित हो जाए तो वहां पर फिर हम देश के लिए कहाँ सोचेंगे, और अपना भर रहे हैं। तो इसलिए राजीव बहुत अच्छा लगा कुमार साहब आपकी बात भी। जी जी। धर्मा, मैं जरा सर से 2 शब्द। जी सर जी। नवल सर प्रणाम। प्रणाम। कि कौन बोल रहे हैं? अनिल राय बोल रहा हूँ सर, आपका विद्यार्थी, पुराना विद्यार्थी। भाई कैसे हैं डॉक्टर अनिल राय? तुमसे तो व्हाट्सएप फेसबुक पर कुछ ना कुछ फेसबुक पर देता रहता हूँ आपको। जी जी जी, सब कुछ मिलता है। कैसे अनिल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल प्रदूषण रहित लग रहा है इससे एकदम। सर, आपका विद्यार्थी हूं तो कुछ तो असर रहेगा। तो आज का दिन सचमुच हमारे लिए बहुत शुभ है। कई वर्षों बाद अपने पसंदीदा शिक्षक को सुनने और देखने का अवसर तो नहीं कहूंगा, देखने से वंचित रह गया, लेकिन सीखने का अवसर जरूर मिला। नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। ही तो आप नवल सर की कक्षा में बैठने का एक अपना सुख होता था। अपने छात्रों के प्रति स्नेह और मित्रता दोनों का जो मिला जुला भाव आपके स्वभाव में दिखाई देता था, हम सचमुच उसके मुरीद थे। अरे और पढ़ाने वाले तो बहुत से शिक्षक मिले, लेकिन इन विशेषताओं के साथ पढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और एक और विशेषता है सर की कि आप बहुत सहज, मृदुभाषी और जीवंत स्वभाव से समृद्ध अध्यापक रहे हैं। और इसको मैं 1985 से लेकर 1990 तक हिंदू कॉलेज का विद्यार्थी रहा। अनिल जी, और मैं हॉस्टल में भी रहता था, तो हम लोग माना करते थे कि पूरी तरह से हिंदुआइट तब बनते हैं जब आप हॉस्टल में भी रहते हैं। हाँ। तो हम लोग ऐसा मानते थे, और सर का जो है सानिध्य और स्नेह हमें लगातार मिलता रहा। और एक बात और मैं अपने मित्रों को बताऊं, जो कि बहुत से लोग जानते भी होंगे, कि नवल सर हिंदू कॉलेज में जब मैं पढ़ता था और उसके बाद भी वहां के सबसे हैंडसम शिक्षकों में से एक रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं। और इसकी चर्चा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि रहे हैं, आज भी हैं। अरे अब ना रहे वो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि 73-74 की अवस्था में भी आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने जो है रिटायरमेंट लिया है, आप रिटायर हुए हैं। नहीं। तो ये उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है
जो इतना सहज और प्रसन्न चित्त रहता हो। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई देता है। पीछे नवल सर से मेरी बात हुई थी और मैंने उम्मीद जताई थी कि स्थितियां सामान्य होंगी और कॉलेज परिसर में सर को हम बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, और वहाँ आपको सुनने देखने का जो सुख मिलता, वह सुख इस आभासी मंच पर तो उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत मिल रहा है। आईपैड मेरा चला नहीं तो जी जी जी, मेरी तैयारी ऐसी रह गई। जी सर। दिखा तो सर ने दरअसल पर्यावरण की समस्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बिल्कुल। और कितनी बड़ी त्रासदी है हमारे लिए कि आज हम शुद्ध जल और वायु के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। कभी ये जमाना था कि रोज लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करते थे। और सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि 1960 की बात कर रहे थे, तो अगर आप 30-40 साल पहले का मानव जीवन देखें तो आप पाएंगे कि वहां जल और वायु की समस्या नहीं थी, इसकी चर्चा नहीं थी। चर्चा होती थी कि लोगों को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। लेकिन आज मुझे लगता है कि यह हमारी त्रासदी ही है कि अब हमें रोटी, कपड़ा और मकान से पहले सांस लेने के लिए हवा मिले और जीने के लिए जल मिले। तो चीजें बहुत, जी सर, ये चीजें बहुत बदल गई हैं। अरे और मुझे बुलाने का कष्ट किया, मिल रहे से बुलवाते ना, कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो। और एक और चीज है कि ये सबसे बड़ी त्रासदी हमें ये भी लगती है कि जैसे जैसे हम सभ्य होते गए हैं, वैसे वैसे अमानवीय भी होते गए हैं। और यही कारण है, पर्यावरण की समस्या कोई प्रकृति ने नहीं दी है, ये हमने ये समस्या पैदा की है। तो उसकी सजा भी हम भुगत रहे हैं। तो हम लोग सभ्य बने, लेकिन सभ्य होने के साथ साथ मानवीय भी रहें। और सर ने पर्यावरण की समस्या के तमाम पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, और केवल ध्यान ही आकर्षित नहीं किया, बल्कि समाधान की दिशा में कुछ संकेतों की ओर इशारा भी किया, उनके सूत्रों की ओर इशारा भी किया कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपको पुनः करबद्ध प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको सुनने को मिला और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपको कॉलेज परिसर में बुलाएंगे और वहां साक्षात दर्शन भी होंगे और सुनेंगे भी। बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे बच्चों की भी कुछ जिज्ञासाएं शायद होंगी, तो अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, टिप्पणी है या किसी का कोई प्रश्न है तो। नहीं दरबा, 5:30 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। अच्छा सर, जी सर, जी सर, अगली बार कोई जी सर, अगली बार जिज्ञासाएं लेकर आना। और मैं प्राचार्य महोदय को नमस्कार करता हूँ और हमारे पूरे ये जो शिक्षक समाज है इनकी भी अभ्यर्थना करता हूँ। धर्मा, तुम्हारा विशेष धन्यवाद। और राजीव रंजन और अनिल, आपने कई चीजें याद दिलाई। और सुनीता जी, बहुत बहुत आपको इस अंकुर जो आपने बनाया, ये वटवृक्ष बनेगा, जरूर बना हुआ है, जैसे आदमी अच्छा महल बनाता है। सबके तरफ से आपको सर धन्यवाद, क्योंकि आपने आज इतना अच्छा व्याख्यान दिया और जिस तरह से हम लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना आपका। इसका कारण ये रहा कि जो चीज़ आप बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की घटनाओं से पूरी तरह से लग रहा था कि हम परिचित हैं, और उसी घटनाओं को आप बता रहे हैं, जैसे गंगा जल की बात से लेकर के तमाम तरह की बातें। सर मैं तो ये कर रहा हूँ सर कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो पर्यावरण के कारण ही हो रहा है। जो आज कोविड-19 वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उस पर्यावरण को हमने जिस तरह से बर्बाद किया है, वही प्रकृति